नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अर्थ में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहली खबर की बात करते हैं तो अग्निपथ को लेकर। दोस्तों अब तक आप सबको पता चल चुका होगा अग्निपथ योजना के बारे में। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है इस अग्निपथ योजना को लेकर, क्या ये फैसला सही लिया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से जो भर्तियां रुकी थी, अब उनका क्या होगा? भले ही भारत सरकार ने सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए इस अग्निपथ योजना का ऐलान किया है, जिसमें कि 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती होगी। दोस्तों अब ये सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि एग्जाम दे चुके छात्रों का क्या होगा? बता दें कि एयरफोर्स चीफ ने कहा कि सारी भर्ती अब अग्निपथ स्कीम के तहत होंगी, यानी कि जिन युवाओं ने एयरमैन का एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट नहीं आएगा, उन्हें अग्निपथ स्कीम के तहत फिर से अप्लाई करना होगा। दोस्तों ये बहुत बड़ा झटका है उन युवाओं के लिए जो 2 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे थे। उन युवाओं को निराशा हाथ लगेगी जिन्होंने आर्मी में भर्ती का मेडिकल और फिजिकल क्लियर कर लिया था। क्या दोस्तों ये इन बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? हम देश के साथ हैं, देश के हर फैसले के साथ जरूर खड़े हैं, लेकिन जहां लगता है बोलना है वहां पर बोलना पड़ेगा। दोस्तों अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि देश के युवाओं के मनोबल पर इसका असर पड़ सकता है, जो कि सेना में भर्ती होने का सपना देखते हैं, जिसके लिए वो पहले से ही बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं और उसके बाद सेना में भर्ती होते हैं। भले ही दोस्तों इससे भारत सरकार के डिफेंस सेक्टर को फायदा होगा और पेंशन का अतिरिक्त भार भी कम हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या 4 साल के अंदर एक सैनिक तैयार होकर युद्ध की सीमाओं पर जाकर लड़ सकता है? क्या उसका मनोबल यहाँ पर कम नहीं होगा? क्या उसको पता नहीं होगा कि अगले 6 महीने के अंदर या अगले साल भर के अंदर वो रिटायर होने वाला है या फिर उसे बाहर कर दिया जाएगा? ऐसे में फिर वो क्या मनोबल से दुश्मन का मुकाबला करेगा? और 4 साल की नौकरी छोड़ने के बाद युवाओं को सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा और इस योजना के तहत इस साल 46,000 अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा। भर्ती करना बहुत अच्छी बात है, सरकार ने जो फैसला लिया है सोच समझ कर लिया है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या निकलेंगे मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या वाकई में युवाओं के मनोबल पर एक असर पड़ेगा? क्या ये किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है? मैं आप लोगों से आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आप अग्निपथ के पक्ष में कितना है। लेकिन दोस्तों उन बच्चों का भी सोचिए जो 2 साल से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें सेना में भर्ती किया जाएगा। अगर उन्हें दोबारा से ही ये प्रक्रिया अपनानी है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका उन बच्चों को भी लगेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आप कितना सहमत है अग्निपथ को लेकर। दोस्तों व्यक्तिगत रूप से मैं इस फैसले से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देश के युवाओं के मनोबल पर एक कुठारघात करता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो बुरा मत मानिएगा, इस फैसले पर सरकार को फिर से मंथन करना होगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, वो रैमजेट प्रपोजल को लेकर आ रही है, जिसे कि ब्रह्मोस एनजी मिसाइल के लिए तैयार किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि रशिया हाइपरसोनिक मिसाइलों को बना चुका है और उसके लगातार परीक्षण भी कर रहा होता है। ऐसे में रशिया भारत को रैमजेट प्रपोजल की तकनीक नहीं देने वाला। ऐसे में अब ब्रह्मोस एरोस्पेस ने एक बेहतर रैमजेट प्रपोजल पर काम करना शुरू कर दिया है, जो कि ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को हाइपरसोनिक गति प्राप्त कराने में सक्षम बनाएगा। खुद ब्रह्मोस के सीईओ ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वे एक इम्प्रूव्ड रैमजेट प्रपोजल को तैयार कर रहे हैं और नई मिसाइल प्रणाली में बेहतर रैमजेट प्रपोजल का परीक्षण भी शुरू कर दिया है और अगले 2 से 3 सालों में ये अपने विकासात्मक परीक्षणों के लिए तैयार हो जाएगा और अगले 5 वर्षों में इसका सीरियल प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। बता दें कि 1.6 टन ब्रह्मोस एनजी उसकी शुरुआत में जो रेंज रहेगी वो 290 से 400 किलोमीटर के बीच रहेगी और इसे सबसे पहले भारतीय वायुसेना के लिए बनाया जाएगा, यानी कि इसका एयर लॉन्च वेरिएंट तैयार किया जाएगा भारतीय वायुसेना के लिए, जिसमें कि फाइटर जेट के एयर फ्रेम में बिना किसी मॉडिफिकेशन के इस मिसाइल को लगाया जा सकेगा। बता दें कि ब्रह्मोस एनजी का एस मैनुवर होगा, जिससे कि निकट सीमा पर शूट करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो तेजस मार्क 2 के डिजाइन को लेकर आ रही है। दरअसल तेजस मार्क 2 के डिजाइन में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। इससे पहले जो स्केल मॉडल दिखाया गया था 2019 के एरो इंडिया में, जो कि 1:10 स्केल का था, अब जो नई तस्वीरें सामने आई है उसमें काफी परिवर्तन किए जा रहे हैं तेजस मार्क 2 के डिजाइन में। दरअसल अभी हाल ही में नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के 63वें स्थापना दिवस यानी कि 63 एनुअल फाउंडेशन डे के दौरान तेजस मार्क 2 के नए डिजाइन को दिखाया गया। दरअसल इस नए डिजाइन में इस फाइटर जेट का जो एयर टेक डिजाइन है उसे पीछे की ओर झुका दिया गया है और एयर इनटेक की जो स्थिति है उसको मेन विंग के बहुत आगे और कैनोपी सेक्शन के करीब संशोधित किया गया है। दोस्तों बता दें कि नए तेजस मार्क 2 इंटीग्रेटेड विंड टनल मॉडल में जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक टेक्नोलॉजी यानी कि IRST सेंसर सिस्टम था, जो कि पहले लेफ्ट साइड में था,
उसे अब राइट साइड में कर दिया गया है, जो कि विमान के नोज के दाईं ओर ले जाया गया। यही नहीं, इस मॉडल में तेजस मार्क 2 की विंग के ठीक ऊपर एक स्पिल डक्ट भी देखा गया है, ताकि सबसोनिक गति पर एयर फ्लो को कम भी किया जा सके, जो कि पिछले स्केल मॉडल में गायब था। इसके अलावा इसके इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब को कॉकपिट से दूर रखा गया है। अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी ने कहा कि अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियां हवाई ताकत की क्षमता को काफी हद तक बढ़ाती हैं और अंतरिक्ष क्षेत्र में नतीजे संभवतः भविष्य के संघर्षों में अंतिम विजेता का फैसला करेंगे। आगे उन्होंने बताया कि नई तकनीकों को जोड़ने से इंडियन एयरफोर्स ने संसाधनों, रणनीति और विचारों की अपनी योजना को भी साकार किया। भारतीय वायुसेना अब उच्च स्तर के नेटवर्क सेंट्रिक सुनिश्चित करने के लिए स्थलीय और अंतरिक्ष सक्षम क्षमताओं का उपयोग कर रही है। अंतरिक्ष आधारित संपत्तियां वायु शक्ति की शक्ति में काफी वृद्धि करती हैं। चौधरी जी ने आगे बताया कि ये संपत्ति युद्ध के मैदान में पारदर्शिता को प्रदान करती है, जो दुश्मन के इरादों को समझने में बेहद मददगार होती है। भारतीय वायुसेना की रणनीति वायु और अंतरिक्ष क्षमताओं को पूरी तरह से एकीकृत करना है, ताकि एरोस्पेस माध्यम की एक आम तस्वीर हो और अपनी ताकत का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। अगली खबर देश के नए सीडीएस को लेकर आ रही है। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत जी के निधन के बाद से ये पद खाली पड़ा हुआ है और ऐसे में इस पद में नई नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार का एक बड़ा बयान सामने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ स्कीम की लॉन्चिंग के अवसर पर कहा कि नए सीडीएस की नियुक्ति जल्द होगी। उन्होंने कहा कि इस पर प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अभी हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि केंद्र सरकार ने नए सीडीएस की नियुक्ति को लेकर नियमों में भी बदलाव किया था। नए नियम के तहत लेफ्टिनेंट जनरल या फिर इसके बराबर के रैंक से रिटायर्ड ऑफिसर या फिर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया जा सकता है, पर वो ऑफिसर नियुक्ति के वक्त 62 साल की उम्र से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगली खबर भारत और इंडोनेशिया को लेकर आ रही है। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने अंडमान सागर और मलक्का स्ट्रेट में अपने तेजी से बढ़ते सहयोग को प्रदर्शित करते हुए 12 दिवसीय समन्वित गश्त शुरू की है। अधिकारियों ने कहा कि अंडमान निकोबार कमान की भारतीय नौसेना इकाई 13 से 24 जून तक संयुक्त अभियान में भाग लेगी। बता दें कि ये कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद दोनों पक्षों के बीच इस तरीके का पहला अभ्यास है। दोस्तों बता दें कि पाकिस्तान अब FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सकता है। इसके पीछे चीन, तुर्की और मलेशिया उसकी मदद करने वाले हैं। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए व्यापक स्तर पर कूटनीतिक प्रयास भी तेज कर दिए हैं। बता दें कि पाकिस्तान आतंकवाद को वित्त पोषित करता रहा, इसके अलावा धन शोधन पर भी रोक लगाने में विफल रहा, इसीलिए उसे 2018 में ही ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। बता दें कि 14 से 17 जून के बीच बर्लिन में मीटिंग होगी और इसमें फिर से नया फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों अगर उसकी मदद के लिए चीन, तुर्की और मलेशिया ना आते शुरू में ही, तो पाकिस्तान कब का ब्लैक लिस्ट हो जाता। पर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि उसे फिर से झूठी रिपोर्टें पेश करके या कुछ भी, या सीधा तुर्की और चीन और मलेशिया का सहयोग करते हुए उसे FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जा सकता है। तो दोस्तों ये तब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।